आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का एक नया चैप्टर दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पता होने चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे किसी भी कंट्री के लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इट इज़ अ रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। The Constitution of India has several salient features that distinguish it from the Constitution of other countries. Constitution of India को रैंसैकिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया, उसके जो भी बेस्ट प्रोविजंस थे उनको लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। उसके बावजूद भी जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है। देखते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या क्या फीचर्स हैं। इसका पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो प्रोविजंस होते हैं उनको कोडिफाई कर दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें सभी प्रोविजंस को लिख दिया जाता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनको कहीं पे लिखा नहीं जाता है, वो जजमेंट्स में बताए जाते हैं कि ये कंट्री के लॉ हैं, या फिर वहाँ के जो भी क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, फैमिली लॉज, इस तरीके के लॉज हैं वहाँ उन लॉज के अकॉर्डिंग कंट्री को चला जाता है, लेकिन कहीं पे भी लिखे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन होता है बट लिखा हुआ नहीं होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, इलेबोरेट है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ सेंटर और स्टेट के लिए। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, प्लस यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इन्फ्लुएंस है। 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए। अब सेंटर के प्रोविजंस और स्टेट के लिए जो प्रोविजंस है अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में रख देंगे तो इट्स ऑब्वियस ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसका नेक्स्ट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इट हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे कि स्ट्रक्चरल पार्ट को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से। ऐसे ही इसके जो प्रोविजंस हैं वो कुछ यूएसए से लिए, कुछ जर्मनी, कुछ जापान, कुछ यूके, कुछ रसिया, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजंस को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार। इसका नेक्स्ट फीचर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल होता है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है। अब प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। हमारी जो कंट्री है वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है। प्रीएम्बल इज़ द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव इट इज़ कमिटेड टू सिक्योर फॉर द पीपल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सिक्योर करना। ये प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी को, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को। देन इसका नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथॉरिटी लोगों को देता है, लोगों को सॉवरेन कहता है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी के पास पॉलिटिकल राइट्स इक्वल हैं, यानी सभी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं,
रेगुलर होते हैं और इलेक्टिंग गवर्नमेंट के बेसिस पे कंट्री को चलाया जाता है। देन नेक्स्ट फीचर इज़ इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है वो किसी भी मोनार्क के द्वारा रूल नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हेड है, कंट्री का जो हेड है वो इलेक्टेड है। हर 5 साल पे हम अपनी कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड को इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट। इसका नेक्स्ट फीचर है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देन नेक्स्ट फीचर इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिटेल प्रोविज़न दे रखा है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, जिसमें कि सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिटेल में बताया हुआ है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीज़न के वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, यानी इनके इन्फ्रिंजमेंट में हम डायरेक्ट कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता आपसे। रीजनेबल कंस्ट्रेंट कैन बी इम्पोज, मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि जब हमें फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट जो है वो ले लेती है वापस। फिर एक नया पार्ट 4 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए थे, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर लोग राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो इनकी कंट्री के प्रति कुछ ड्यूटीज़ भी। तो फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये स्टेट के लिए हैं, ये लोगों के लिए नहीं है। किसी भी लॉ को बनाने से पहले या फिर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेगी। देन नेक्स्ट फीचर इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारी कंट्री में सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड अलग अलग होते हैं। नॉमिनल हेड जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को। लोकसभा लोअर हाउस होता है यूनियन पार्लियामेंट का। देयर आर क्लोज रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है काफ़ी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारी कंट्री में। सेपरेशन ऑफ पावर की बात तो की गई है, लेकिन बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से काम चलता है। नेक्स्ट फीचर इज़ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल स्टेट इज़ अ स्टेट वेयर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स एंड गवर्नमेंट इज़ फंक्शनिंग एट 2 लेवल्स। फेडरल स्टेट में क्या होता है, कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करती है। एक सेंट्रल लेवल पे पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट, एंड देन स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है। अब एक सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बना दी जाएगी वो एक साथ तो पूरी कंट्री का ध्यान नहीं रख सकती है, इसलिए हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट अपने स्टेट का ध्यान रखती है। तो ये एक बहुत ही ईजी तरीका हो जाए, ईजी मेथड हो जाएगा कंट्री को मेंटेन करने के लिए। स्कॉलर्स जो हैं वो क्वाजी फेडरल भी कहते हैं इस फेडरेशन को, क्योंकि क्या होता है ना कि इमरजेंसी के केस में यूनियन स्ट्रांग हो जाती है और जो स्टेट्स हैं वो आपके यूनियन के मुकाबले वीक हो जाते हैं। इस वजह से इसको क्वाजी फेडरल कहा गया, क्योंकि ये प्योरली फेडरेशन नहीं है। देन नेक्स्ट फीचर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पे हर किसी को अबव 18 वोटिंग राइट है। देन नेक्स्ट फीचर इज सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग। नेक्स्ट फीचर इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। सबसे हाई पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, देन उसके बाद लोअर कोर्ट्स आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट्स। हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठता है जो कि एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है और कुछ केसेस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है।
नेक्स्ट फीचर इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जो हमारी जुडिशरी है उस पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी प्रभाव नहीं है, यानी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हमारी कंट्री में फिर जस्टिस ही नहीं होगा, लोगों को जस्टिस मिल सके, इसीलिए जुडिशरी किसी के भी द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती है। देन नेक्स्ट फीचर इज अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए देयर आर सम लॉज जो फ्लैक्सिबल भी हैं और रिजिड भी हैं, डिपेंड करता है कि हम किस प्रोविज़न को अमेंड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी हैज़ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ऑल्सो मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन दी गई है, और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा और एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, वहीं जुडिशरी जो है वो ये बताएगा, रिव्यू करेगा उस लॉ को कि ये लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है कि फेवर में है। नेक्स्ट फीचर इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये आई है केशव नंदा भारतीय केस के बाद से। कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन तो नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी फ्यूचर में जजमेंट्स आएंगे उनके हिसाब से वो बताते जाएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आएगा, क्या नहीं आएगा। नेक्स्ट फीचर इज सेक्युलरिज्म। हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, यहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वल देखा जाता है, और रिलीजन के बेसिस पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देन नेक्स्ट फीचर इज़ इंडिपेंडेंट बॉडीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को बनाया गया है, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जो कि एक तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। इंडिपेंडेंटली इनका काम करना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर जस्टिस लोगों को मिल सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन, इन पे लेजिस्लेचर का या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई प्रभाव ना पड़े ही ज़्यादा बेटर है। देन नेक्स्ट प्रोविज़न इज़ एमरजेंसी प्रोविज़न। एमरजेंसी प्रोविज़न्स को बहुत ही डिटेल में दिया गया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एमरजेंसी प्रोविज़न जैसे कि कभी कंट्री में बाहर से कुछ वॉर वगैरह हो गया, या फिर कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एमरजेंसी प्रोविज़न्स जो हैं उनको लागू किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फीचर इज़ 3 टायर गवर्नमेंट। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे सेंट्रल लेवल पे पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे पूरी स्टेट के लिए गवर्नमेंट है, उसी तरीके से 3 टायर गवर्नमेंट में जैसे PRI हो गया और अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गए, ये ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों का ध्यान रखेंगे। दिस सेक्शन फुलफिल द ड्रीम ऑफ गांधी जी टू सी द सेल्फ फंक्शनिंग ऑफ द विलेज ऑफ इंडिया। गांधी जी का जो ड्रीम था कि विलेजेस जो है इंडिया के वो सेल्फ फंक्शनिंग करें, गांधी जी के इस ड्रीम को ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो पूरा करते हैं। बस ये